Hello everyone, welcome to Special Economic Zone. So आरबीआई की रिसेंटली कंक्लूडेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रेपो रेट को फिर से बढ़ा दिया गया। 35 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है। इसका इम्पैक्ट लोन ईएमआई पर क्या होने वाला है और ये रेपो रेट क्या होता है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं साथ के साथ मिलते रहे। तो क्या कहा आरबीआई ने वो देखते हैं। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रेपो रेट को 35 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करके 6.25% तक ले आए हैं, जो करंट रेपो रेट है। इससे पहले जो रेपो रेट हमारा चल रहा था वो था 5.90% और ये एक्सपेक्टेड था। ये काफी देर से एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि जो आरबीआई है वो ऑलमोस्ट 20 से 30 जो बेसिस पॉइंट है उसको इंक्रीज करेगा और ये 35 बेसिस पॉइंट का जो इंक्रीमेंट हुआ है ये एज पर द एक्सपेक्टेशन था। और साथ ही साथ इन्होंने जो जीडीपी का प्रोजेक्शन किया वो 6.8% कर दिया। हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ये प्रोजेक्शन इन्होंने 7% से कम करके किया है। अब देखा जाए तो रेपो रेट के इंक्रीज करने के कारण क्या है, तो अगर मैं बैकग्राउंड में बात करूं कि जो इन्फ्लेशन है वो थ्रेशोल्ड लेवल 6% से काफी ऊपर चल रही है। मतलब लगातार 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने के डेटा से पता लगता है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 6% से ऊपर आ रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, अगर मैं दो कारण की डिस्कशन करूं उसमें ग्लोबल और जो डोमेस्टिक, ये दोनों फैक्टर्स हम देख सकते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स की बात करें तो काफी ज्यादा रेट्स हाइक कर रहे हैं दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक है, मेजर सेंट्रल बैंक है, चाहे वो यूएस का सेंट्रल बैंक है, कनाडा का सेंट्रल बैंक है, यूके का सेंट्रल बैंक है, ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक है, वो सभी के सभी अपने रेट्स को हाइक कर रहे हैं। अब रेट हाइक करने का कारण क्या है, दुनिया में बढ़ रही इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से ये रेट्स जो है हाइक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो यूएस डॉलर है वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा था। पीछे हमने देखा कि जो यूएस डॉलर है दूसरी वर्ल्ड की मेजर करेंसीज के कंपैरेटिवली देखा जाए तो काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर चुका था और बाकी मेजर करेंसी क्या कर गई थी, डेप्रिशिएट कर गई थी। साथ ही साथ जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसका भी एक बहुत ही बड़ा मेजर इम्पैक्ट है हमारी जो इन्फ्लेशन है उसके इंक्रीज होने में। और मोर ओवर पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है ड्यू टू सम फैक्टर्स लाइक यूक्रेन रशिया वॉर। और अब के टाइम पे जो कोविड-19 का एकदम से स्पाइक हुआ है चाइना में, तो उसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है काफी हो चुकी है। अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात की जाए, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमारा जो इंडियन रुपी होगा वो डेप्रिशिएट होगा। और अगर हमारा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होगा तो अल्टीमेटली हमारे जो इंपोर्ट हो जाएंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे और इंपोर्ट कॉस्टली होंगे तो हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एक किस्म से लेके आएंगे अपनी कंट्री में। तो वही हमारा जो सेकंड पॉइंट बन रहा है। और तीसरा पॉइंट जो बन रहा है राइजिंग फूड इन्फ्लेशन। देखो यूक्रेन रशिया वॉर होने की वजह से पूरी दुनिया में जो फूड है, फूड का क्राइसिस चलना शुरू हो गया। इसकी वजह से जो फूड है उसकी शॉर्टेज होगी। अब फूड की शॉर्टेज होने की वजह से जो फूड के प्राइसेस हैं लगातार क्या होने शुरू हो गए हैं, इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। जिसकी वजह से देखा जाए कि जो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल है 6% का, आरबीआई ने जो रेट फिक्स किया हुआ है कि इन्फ्लेशन को 2% से लेकर 6% तक रखना है, तो वो 6% से ऊपर आ रहा है। अब ये जो 2% से 6% का रूल है ये किसने प्रोवाइड किया, ये किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली है क्या, तो ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। अब देखा जाए तो इसके टोटल 6 मेंबर्स हैं विच इंक्लूड्स आरबीआई गवर्नर जो कि इसके चेयरमैन है। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, नॉमिनेटेड बाय आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इक्वल नंबर, मतलब 3+3 का इनका अपॉइंटमेंट होता है। और मीटिंग इनकी बाय मंथली होती है। मिनिमम इनको 4 बारी साल में मिलना ही होता है। बाय मंथली मतलब 2 महीने के बाद इनकी मीटिंग होनी ही होनी है। और इनकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टारगेटिंग इन्फ्लेशन, सीपीआई, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर कंज्यूमर। सो इन्फ्लेशन को टारगेट करना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2% से लेके 6% तक का टारगेट है। 2% जो है वो लोअर थ्रेशोल्ड है और 6% जो है वो अपर थ्रेशोल्ड है। अब बेसिकली ये कहते हैं कि 4% तक होना चाहिए, -2% और +2% का बैंड विड्थ जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। बट पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं लगातार क्या हो रहा है, कंट्री में जो इन्फ्लेशन है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और इन्फ्लेशन को ही काउंटर करने के लिए ये रेपो रेट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब बहुत बार न्यूज में हम सुनने को मिल रहा है कि ये रेपो रेट है क्या। अब रेपो रेट अगर बेसिकली हम डिस्कस करें तो ये वो रेट है जिसमें कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करते हैं फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब आरबीआई से जो भी कमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टाइम पीरियड पे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी देके उधार लेगा। मतलब इसको ऐसे समझते हैं, मान लो सपोज यहाँ पे आरबीआई है और यहाँ पे कोई कमर्शियल बैंक है एसबीआई। एसबीआई को पैसे चाहिए आरबीआई से, लेट अस से 100 करोड़ रुपया चाहिए।
तो 100 करोड़ रुपया आरबीआई इनको प्रोवाइड कर देगा, बदले में एसबीआई को इनको 100 करोड़ के इक्विवेलेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो पे करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ये एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एग्रीमेंट ऑफ रीपर्चेज। अब ये रीपर्चेज का एग्रीमेंट क्या है मैं आपको अभी बताता हूं, बट उससे पहले मैं आपको दो तरह के रेपोज के बारे में बताना चाहता हूं। एक तो होता है फिक्स्ड रेपो रेट और दूसरा होता है वेरिएबल रेपो रेट। अब ये फिक्स्ड रेपो रेट का क्या मतलब है? फिक्स्ड रेपो रेट में बेसिकली क्या होता है, जितना रेपो रेट का परसेंटेज चल रहा है उस हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक। मतलब इस टाइम अगर रेपो रेट चल रहा है 6.25%, तो रेपो रेट के अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितना होगा, 6.25%। वेयर एज वेरिएबल रेपो रेट क्या करता है, वेरी करता है। बेसिकली देखा जाए तो वेरिएबल रेपो रेट का जो रेट परसेंटेज होता है वो फिक्स से थोड़ा ज्यादा ही होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आरबीआई है वो ऑक्शन करता है। ऑक्शन किस तरह से करता है, ऑक्शन में वो बैंक को इनवाइट करता है कि अगर आपको किसी ने लोन लेना है हमारे से, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करो। मान लीजिए 3 बैंक आते हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी। बैंक ए कहता है कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड करेंगे 6.20%, बैंक बी कहता है 6.30% और बैंक सी कहता है 6.40%। तो जो लोन का पैसा होगा वो किसको मिल जाएगा, बैंक सी, बिकॉज इन्होंने जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो ऑफर की है ऑक्शन के टाइम पे। तो ये हमारा वेरिएबल रेपो रेट। और अगर बात हम करें कि ये जो एग्रीमेंट ऑफ रीपर्चेज है इसका क्या मतलब है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आरबीआई ने एसबीआई को कितने करोड़ प्रोवाइड किए होते हैं, 100 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया हुआ था। और बदले में एसबीआई ने आरबीआई को क्या प्रोवाइड किया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड की थी 100 करोड़ की। अब होगा क्या, जब मेच्योरिटी हो जाएगी, मेच्योरिटी कितने दिन बाद होगी, डिपेंड करता है कि कितने दिन का टाइम पीरियड लिया हुआ है। 7 दिन का हो सकता है, 14 दिन का हो सकता है, 28 दिन का हो सकता है, या 56 दिनों का भी हो सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आरबीआई जो होगा वो रीसेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको, एसबीआई को। मतलब रीपर्चेज करेगा एसबीआई दोबारा से, और बदले में आरबीआई को क्या प्रोवाइड करेगा, 100 करोड़ तो प्रोवाइड करेगा, प्लस जितना रेपो रेट का परसेंटेज चल रहा है वो भी इनको प्रोवाइड करेगा। तो अब इस टाइम पे कितना परसेंटेज चल रहा है, 6.25% चल रहा है, तो 100 करोड़ प्लस 6.25% जितने भी दिनों के हिसाब से होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के आरबीआई को रीपेमेंट कर दी जाएगी, और बदले में जो परचेजिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की दोबारा से हो जाएगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो रेपो रेट का होता है। अब बेसिकली रेपो रेट का काम क्या है, अगर मैं बात करूं रेपो रेट की, रेपो रेट अगर इंक्रीज किया जाता है तो हमारा जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाता है, और ये काउंटर करता है इन्फ्लेशन को। और अगर मान लो सपोज रेपो रेट कम होता है तो ये मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, और ये काउंटर करता है डिफ्लेशन को। बेसिकली लिक्विडिटी को सक करना और लिक्विडिटी को पंप करना इकोनॉमी में, वो रेपो रेट के थ्रू किया जाता है। अब एक चीज समझो, मान लीजिए सपोज किसी बैंक को लोन चाहिए, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, 100 रुपए का, और रेपो रेट चल रहा है उस टाइम पे 6%। तो जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो उसको कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा, 106 रुपए का रीपेमेंट करना पड़ेगा। बट अगर मान लो सपोज लोन 100 का है और रेपो रेट बढ़ा के कर दिया 8%, तो अब रीपेमेंट कितने की करनी पड़ेगी, 108 रुपए की। मतलब इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक को जो लोन है अब सेंट्रल बैंक से महंगा मिल रहा है, और अगर सेंट्रल बैंक से लोन महंगा मिल रहा है तो बदले में जो कमर्शियल बैंक है वो लोगों को भी लोन क्या प्रोवाइड करेंगे, महंगा प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो बोरिंग कॉस्ट क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बोरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी देन पीपल विल बी रिलक्टेंट टू टेक लोन। वो सोचेंगे कि हम लोन लेके करेंगे क्या, बिकॉज अभी जो मार्केट के रेट्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो चुके हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मनी सप्लाई डिक्रीज होने के बाद जो इन्फ्लेशन है वो काउंटर हो जाएगा, जो चीज आरबीआई इस आज के टाइम पे करना चाहती है। और ये आरबीआई का पहला रेट हाइक नहीं है, ये 5th कंसेक्यूटिव हाइक है। आरबीआई ने अगर देखा जाए तो इन्होंने ऑफ साइकिल मीटिंग में मई में इन्होंने ऑफ साइकिल मीटिंग की थी, 40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया था। फिर जून, अगस्त और सितंबर में जो इनकी मीटिंग हुई थी 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया था। इन टोटल मतलब 190 बेसिस पॉइंट इन्होंने जो है वो इंक्रीज कर दिया था। बट अभी 35 बेसिस पॉइंट का और एडिशन हो चुका है, मतलब इन टोटल देखा जाए तो 225 बेसिस पॉइंट का जो इंक्रीमेंट है वो इन्होंने कर दिया। 225 बेसिस पॉइंट का मतलब है 2.25%, मतलब 100 बेसिस पॉइंट मिलके कितना परसेंटेज बनाते हैं, 1% बनाते हैं। अब आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज आरबीआई अभी भी कह रहा है कि इकोनॉमी में एक्सेसिव लिक्विडिटी अभी भी फ्लोट कर रही है, और इस एक्सेसिव लिक्विडिटी को निकालने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, तो ये चीज हमें जो है वो करनी पड़ेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है
इसके साथ जुड़ा हुआ वो है मॉनेटरी पॉलिसी का कॉरिडोर। अब मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर में ये तीन चीजें आ जाती है। पहला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दूसरा है रेपो रेट और तीसरा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये जो है ना वो रेपो रेट के साथ ही लिंक्ड है। अगर रेपो रेट 6.25% है तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगा वो इससे 0.25% क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो इससे 0.25% क्या होगा, कम होगा। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी काम रेपो रेट वाला ही करती है, बट इसमें जो लोन दिया जाता है वो एक दिन के लिए दिया जाता है। और ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो रिवर्स रेपो रेट का काम करती है। अब रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या है, रेपो रेट समझो पहले। रेपो रेट में क्या था कि जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहे थे, वेयर एज इन रिवर्स रेपो रेट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैसा है वो ले लेता है और बदले में इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करता है, सेल करता है। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की भी दो तरीके हैं, अगर सिक्योरिटीज देनी है गवर्नमेंट ने या सिक्योरिटी नहीं देनी, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कॉरिडोर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये रेपो रेट के साथ लिंक्ड है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है लोन ईएमआई जो है वो कॉस्टली होगी। अब लोन ईएमआई की बात करूं तो अक्टूबर 1 2019 से जो मेजर लोन्स हैं वो सभी के सभी जो है रेपो रेट के साथ लिंक्ड होगी, जिसको कहा जाता है रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट। जितना भी रेपो रेट इंक्रीज होगा उतना जो हमारा लोन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेरा खुद का जो लोन चल रहा है वो 7% पे चल रहा था, वो 7% से अब इंक्रीज होके इस टाइम 9.25% तक पहुंच गया। मतलब बैठे बैठाए मेरे को नुकसान होना शुरू हो गया इस इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन्फ्लेशन अगर मेरे को ही देखो 2.25% का जो नुकसान है वो हुआ है, कितने बोरोवर्स बैठे हुए हैं इस टाइम पे जिन्होंने कितने तरह के लोन्स लिए हुए हैं, और जो न्यू बोरोवर्स आना चाहते हैं। अब एक चीज देखो 2.25% का इंक्रीमेंट होना, और कहाँ पे जो लोन्स थे वो बहुत ज्यादा सस्ते। रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा जो चीप लोन रेट थे हमें पहले ऑफर किए जा रहे थे, बट एकदम से इन्फ्लेशन होने की वजह से कितना ज्यादा किसी भी बोरिंग कैपेसिटी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हुए आरबीआई ने कहा कि हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें जो इन्फ्लेशन है वो हमारा 6.7% के अराउंड अभी भी रहने वाला है, और अगले साल में जो अगला फाइनेंशियल ईयर हमारा आएगा उसमें जो इन्फ्लेशन है वो 6% से कम जरूर हो जाएगा। तो यही कुछ था हमारी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं साथ के साथ मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।